और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर विकास दुबे मामले में सुनवाई का जो मामला है, अब सोमवार को मामले पर अगली सुनवाई होगी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने हैदराबाद के मामले में आयोग बनाया था, सभी पक्ष इस पहलू पर सुझाव दें, हमें अपनी बात रखने का मौका मिले, सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा है। और जांच की निगरानी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। विकास दुबे एनकाउंटर मामले पर 4 याचिकाएं लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हैदराबाद मामले में जिस तरह से कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच का आदेश दिया है, उसी तर्ज पर हम इस मामले में भी सोच रहे हैं। कोर्ट ने यूपी सरकार से गुरुवार तक जवाब मांगा है, सोमवार को सुनवाई होगी। तो विकास दुबे एनकाउंटर मामले पर सवाल उठे थे, 4 याचिकाएं लगाई गई थी और अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। उधर कानपुर में आज पकड़े गए शशिकांत दुबे की पत्नी मनु पांडे का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वारदात वाली रात की कहानी वो विकास दुबे के छोटे भाई दीपू दुबे और उनकी पत्नी अंजलि से बता रही हैं। आपको सुनाते हैं 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद शशिकांत की पत्नी ने फोन पर क्या बातचीत की थी। हेलो हेलो। हेलो भाभी। हाँ। ये कह रहे हैं भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे, और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया माँ भी, वो पुलिस वाले विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ। तुम ये इधर का फोन नंबर अब डिलीट कर दो करके। भाभी भैया हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ। नंबर से डिलीट कर दो ये वाला। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और तो तुमको नहीं पता, हम तो अंदर थे, बता। फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना, और ठीक है? भैया भाभी ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया, तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे? पापा पर सब लोग भाग गए हैं। तो आया ही नहीं। वो वहाँ पे उनकी डबल शिफ्ट थी। नहीं तो वहां से तो पता ही चल जाएगा। तो कि वो कहाँ गए हमको बताया नहीं, उन्होंने फोन ही नहीं किया हमको। उनसे कहते तो हमें फोन ही नहीं किया पतिदेव ने। अब ये तो आप बता रहे हैं कि वो वहाँ नहीं है। और ये बताइए, अगर हम मोबाइल स्विच ऑफ कर दे तो मोबाइल की लोकेशन नहीं पता चलेगी ना? ये अपना भी मोबाइल यहीं छोड़ गए। तुम बैटरी हटा दो। सिम निकाला जाता है, सिम निकल नहीं पाएगा। स्विच ऑफ कर दें? भैया कर दो, स्विच ऑफ ही कर दो। भाभी डिलीट के तो नंबर ही मिला। पहले तुम नंबर मेरा वाला डिलीट कर देना। हाँ, और हाँ। जो भी सोनू ने फोन किया वो उनको डिलीट कर देना नंबर, ठीक है? हाँ। और बस तुम ऐसे ही रख दो, फोन स्विच ऑफ मत करो, तो फिर कहेंगे फोन स्विच ऑफ आपने क्यों किया। नहीं तो वो ये बोलेंगे तुम्हारे आंगन में आदमी मारा गया, तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? वो यही कहो बोलने लगे। हम फोन ही हटा देना कि मेरे पास फोन ही नहीं था। हाँ, ठीक। हम कहते कि मेरे पास फोन ही नहीं था। ठीक है। भाभी क्या होगा? तुम खुद परेशान हो, भगवान सब ठीक करेगा, तुम शांत रहो। और अगर मौका मिले तो तुम निकल जाओ उधर से। कैसे कहाँ निकल जाए? अब अभी रात में कहाँ के मम्मी तो चल भी नहीं पा रही हैं, कहाँ से इसको क्या छोड़ेंगे? तुम तो हत्याकांड की उस काली रात का स्याह सच जब वायरल वीडियो के माध्यम से सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए। फिर आज जब वारदात में शामिल और 50,000 के नामी शशिकांत दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसकी पत्नी ने भी वायरल वीडियो पर अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि उस रात वो विकास दुबे के कारनामों से इतना डर गई थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने इसकी सारी जानकारी फोन पर विकास दुबे के छोटे भाई दीपू और उनकी पत्नी अंजलि को दी। ये बताइए, घटना वाले दिन का आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप किसी को कुछ घटना बता रही हैं, ये क्या आपने बात उसी दिन हम बहुत डर गए थे। मेरे आंगन में भी डेड बॉडी डाल दी गई थी, और यहाँ पे भी गोलियों की आवाज से जानी है। तो हमने उन्हीं के भाई की वाइफ को फोन किया था कि भाभी इन सब लोगों ने, यही मोहल्ले के सब लोगों ने मार के डाला है, विकास दुबे ने मार के डाला। उनकी आवाज कौन नहीं जानता? विकास दुबे की आवाज हम जान गए थे। हमने कहा उनको मार के डाला हुआ है, अब हम क्या करें भाभी, हम कहाँ जाए? हम यही उनसे कह रहे थे, उन्हीं की वाइफ से। तो उन्होंने बस ये कहा कि सिम हटा के फेंक दो। हम मोबाइल भी अपना स्विच ऑफ नहीं कर पाए, इसीलिए मेरा मोबाइल पकड़ गया था हमको, क्योंकि हम कभी अभी नया एंड्रॉइड फोन हमने चलाना सीखा था, तो हम मोबाइल भी अपना नहीं स्विच ऑफ कर। मोबाइल छुपा दिया था, लेकिन जब सीओ साहब ने हमसे मांगा हमने तुरंत उनको मोबाइल दे दिया। तो उन्होंने क्या कहा था, क्यों कहा था वो?
क्या चीज? किसने कहा था मोबाइल बंद करने के? किसने कहा था? उनकी वाइफ ने बोला था कि मोबाइल बंद कर दो। किसकी वाइफ? विकास दुबे के जो भाई हैं उनकी वाइफ ने। हम तो कभी इस माहौल में रहे नहीं, तो हम घबरा के सीधे उनको फोन किए कि विकास दुबे ये कर चुके हैं, अब क्या करें बताओ। अच्छा, ये विकास दुबे की वाइफ की आवाज है? ना ना ना, उनके भाई की बीवी की आवाज है। उन्हीं से हमने जल्दी से फोन पे बात की, उनका नंबर मेरे पास था। अच्छा, उनको आपने घटना की जानकारी दी? हाँ, अमर दुबे को तो मेरी मम्मी ने देखा था यहाँ पे, सुना था, वो लोग बोल रहे थे अमर भैया न मारो। विकास दुबे की आवाज हमने सुनी थी। भैया 1 साल में इस विकास दुबे के पीछे उनकी जिंदगी नर्क हो गई। ये 2 तारीख को पुलिस वाले आए थे, अगर ये मर जाता या उससे पहले ये उस दिन भाग ही जाता तो कम से कम हम लोग तो बच जाते हैं। भाई आदमी के बच्चे बच जाते हैं, हम कहाँ जाएंगे भैया, हम कहाँ करेंगे। और बड़ी खबर कानपुर से है। गिरफ्तारी के बाद शशिकांत दुबे ने बयान दिया है। पुलिस वालों ने फोन करके जानकारी दी थी। ये इस वक्त का बड़ा खुलासा। सीओ देवेंद्र मिश्रा का पैर बहुआ ने काटा था। बहुवन जिसको एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अमर, प्रभात और विकास दुबे ने सबको मारा। शशिकांत ने बयान दिया है। प्रेम कुमार का बेटा है शशिकांत, जिसको गिरफ्तार किया गया। फायरिंग करने वाले कुल 25 से 30 लोग थे। बिकरू कांड में 50,000 का इनामी है शशिकांत दुबे। लोग क्या घटना हुई थी उस दिन शशिकांत? सर उस दिन गोली चली थी जी, और गोली जबरदस्ती केवल विकास दुबे के जरिए चलवाई गई। जी जी, रुकिए एक करने दी। हाँ जी, बोलिए आप। इसमें जी, इसमें अमर दुबे हाँ और प्रभात जी मिश्रा और विकास दुबे जी, और बोले दिए जी जी बहुआ जी और अतुल दुबे जी और मेरे पापा जी जो शामिल थे, जो कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। जी, और हम लोगों को दबाव बना करके ये कहा गया कि अगर तुम गोली नहीं चला तो मैं मार डालेंगे। किन किन लोगों ने गोली चलाई थी बताओ? सर बहुत थे। कौन बताओ? लालू बड्डे थे, शिवम था, हम थे और हीरू थे और अखिलेश मिश्रा थे, राजेंद्र थे, प्रभात था और अमर था। घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ? घटनाक्रम गोली की चलने की स्थिति क्यों आ गई? गोली चलने की स्थिति कि आज इन्हें मारना ही है। क्यों मारने? सूचना आ गई थी क्या? कैसे पुलिस आ रही है? कैसे मालूम था पुलिस आ रही है? पुलिस द्वारा सूचना दी गई थी। अच्छा, क्या सूचना आई थी? पुलिस द्वारा सूचना ये आई थी कि बस जाओ, घायल हुए उनको भी उन लोगों ने मारा। तुम्हारे घर में सीओ साहब पैर किसने काटा था? सीओ साहब का पैर बहुआ ने काटा था। अच्छा, गोली किसने मारी थी? गोली अमर ने हाँ और प्रभात ने हाँ, और विकास भी। और तुम्हारे दरवाजे जो हत्या हुई थी महेश यादव, सीओ साहब, एसओ साहब की, और उन सबको उन्हीं ने ही मारा था पलटा। टोटल कितने लोग थे जो पुलिस फायर कर रहे थे? कम से कम 25 से 30। असला इतने थे? हाँ, असले आए कहाँ से इतने पूरे? असले जिनके होंगे वो अपने साथ लाए थे। हाँ भाई, एक मिनट जी जी, बाकी उनके खुद ही हैं। ठीक। और गैंगस्टर विकास दुबे के मारे जाने के बाद रोजाना कुछ न कुछ खुलासे हो रहे हैं। आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि कानपुर कांड में एक और अपराधी शशिकांत को पकड़ा गया है। लेकिन सवाल अहम है कि 12 दिनों के बाद भी कुल 21 में से 11 अपराधी कहां फरार हैं। दूसरा जो अभियुक्त गिरफ्तार है शशिकांत, उसके घर से मिले। कानपुर गोलीकांड के 12 दिन बीत गए, लेकिन 11 नामजद अपराधी अब भी फरार हैं। पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मंगलवार को जब पुलिस मीडिया के सामने मुखातिब हुई तो उसके साथ एक वांछित अपराधी शशिकांत और सोनू पांडे उसकी गिरफ्त में था। पुलिस उसे मीडिया के सामने लेकर आई थी। पुलिस के मुताबिक इस शख्स पर 50,000 रुपए का इनाम था। शशिकांत के पिता प्रेम कुमार पांडे को पुलिस मुठभेड़ में पहले ही मार गिरा चुकी है। पुलिस खुद स्वीकार कर रही है कि मामले में 21 नामजद अपराधियों में 4 गिरफ्तार हैं और 6 मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, यानी 11 अब भी फरार हैं। आज 14/7/2020 को एसओजी टीम, शिवराजपुर पुलिस व रेल बाजार पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत उर्फ सोनू पुत्र प्रेम कुमार उर्फ राजाराम निवासी बिकरू
थाना चौबेपुर को रात्रि 2:50 बजे मेला तिराहा कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। एडीजी ने इस दौरान एक और बड़ा खुलासा करने का प्रयास किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी दौर में उन्होंने उन हथियारों को भी दिखाया जो लूटे गए थे। पुलिस का कहना है कि बरामद AK-47 विकास के घर से तो इंसास राइफल शशिकांत के घर से बरामद हुई है। इसी की निशानदेही पर विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने इस दौरान ये भी बताया कि मामले में महाराष्ट्र में पकड़े गए 2 लोगों को लेकर आया जा रहा है। वहीं मुख्य वादी राहुल तिवारी के बारे में जानकारी मिल चुकी है, लेकिन सवाल ये कि कानपुर खूनी कांड के 11 और फरार अपराधी आखिर कब पकड़े जाएंगे। शहीद पुलिस वालों के सभी गद्दारों का कब राज फाश होगा। सवाल ये भी है कि पुलिस को विकास के घर से अब तक AK-47 क्यों नहीं मिली थी। जब विकास का घर तोड़ा गया था तब वहां असला क्यों नहीं दिखा। और तो और जब शशिकांत के घर SIT की टीम तलाशी के लिए गई थी तब वहां इंसास क्यों नहीं मिली थी। प्रभात अवस्थी, कानपुर, ABP गंगा। और अब कानपुर कांड से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये कहानी एक जाबाज पुलिस अफसर और एक गैंगस्टर की दुश्मनी की है। दरअसल बिकरू गांव नरसंहार के बाद खुलासा ये हुआ कि DSP देवेंद्र मिश्रा और गैंगस्टर विकास दुबे के बीच करीब 22 साल पुरानी दुश्मनी थी। ये विशेष रिपोर्ट देखिए। दो जुलाई की रात बिकरू गांव में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो खुलासा हो गया कि उन पर बड़ी ही बेरहमी से गोलियां बरसाई गईं। यहां तक कि केवल गोलियां ही नहीं चलाई गईं, बल्कि उन पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया था। आपको याद होगा, उज्जैन में पुलिस से पूछताछ में विकास दुबे ने खुद भी कबूल किया था कि CO देवेंद्र मिश्रा समेत सभी पुलिसकर्मियों को केवल वो मारना ही मकसद नहीं था, बल्कि उन सबको दफनाकर सबूत भी खत्म करना था। सवाल है कि विकास दुबे के भीतर उन पुलिस वालों के खिलाफ दुश्मनी की आग क्यों धधक रही थी। इसकी कहानी को समझने के लिए करीब 2 दशक पीछे जाना पड़ेगा। डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा और विकास दुबे के बीच अदावत कोई 1-2 दिन या 1-2 साल की नहीं, पूरे 22 साल पुरानी थी। बात दिसंबर 1998 की है, जब देवेंद्र मिश्रा सिपाही हुआ करते थे और कल्याणपुर थाने में तैनात थे। तत्कालीन इंस्पेक्टर हरिमोहन यादव की विकास दुबे से झड़प हुई। विकास दुबे ने इंस्पेक्टर पर हमला बोल दिया, फायरिंग की तो सिपाही देवेंद्र मिश्रा ने भी विकास दुबे पर गोली चला दी। हालांकि इस फायरिंग में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन देवेंद्र मिश्रा ने विकास दुबे को स्मैक और अवैध तमंचे रखने के आरोप में जेल भेज दिया। और उसी के बाद जब डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा CO बिल्हौर बनाए गए, तभी से देवेंद्र मिश्रा ने विकास दुबे के हर गैर कानूनी काम पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। और देवेंद्र मिश्रा ने विकास दुबे के हर गैर कानूनी काम के साथ साथ उनके पुलिसकर्मियों पर भी नज़र रखनी शुरू कर दी थी। यही वजह थी कि विकास दुबे को देवेंद्र मिश्रा खटकने लगे। और जब 2 और 3 जुलाई की रात देवेंद्र मिश्रा ने विकास दुबे को पकड़ने के लिए छापा मारा, तो उसने घात लगाकर हमला कर दिया और देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। विकास दुबे की पुलिस से दुश्मनी की कहानी करीब 22 साल पहले शुरू होती है। बदले की कार्रवाई बताती है कि विकास दुबे शहीद DSP देवेंद्र मिश्रा को अपने सारे काले कारनामों की राह से हटाना चाहता था, क्योंकि 22 साल से शहीद देवेंद्र मिश्रा विकास दुबे के अपराध पर नकेल कसते आ रहे थे। माना जाता है कि तभी से विकास दुबे शहीद DSP देवेंद्र मिश्रा का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाता था। 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात को भी
जब चौबेपुर एसओ विनय तिवारी के जरिए विकास दुबे को फोन पर बताया गया कि देवेंद्र मिश्रा की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही है, तो वो ये शब्द सुनते ही आपा खो बैठा। शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उन्हें कितनी क्रूरता से छलनी किया गया था, मानो पुरानी दुश्मनी निकाली गई हो। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर रंगों की सियासत करने का आरोप लगा है। उन पर अपने घर के आसपास के पूरे इलाके को भगवा रंग में रंगवाने का आरोप लगा। हालांकि कैबिनेट मंत्री साफ कर चुके हैं कि अपने इलाके का सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, इसके बावजूद मामला सियासी रंग लेने लगा है। प्रयागराज का बहादुरगंज इलाका और इस इलाके के घरों पर चढ़ा ये भगवा रंग। यूपी के सियासी गलियारों में इन दिनों बहस का नया मुद्दा बना है। इलाके के लोगों को एतराज इस बात पर है कि बिना उनसे पूछे उनके घरों को भगवा रंगों से क्यों रंग दिया गया। बहादुरगंज की इसी गली में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी मेयर पत्नी अभिलाषा गुप्ता का मकान है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो है वो इस गली को, इस इलाके को इन दिनों भगवा रंग में रंगवा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है, जो पूरी गली है, इन दिनों सारे के सारे मकान वो भगवा रंग में रंगे जा रहे हैं। ये पूरा आयोजन मंत्री नंदी की तरफ से किया जा रहा है। तमाम जो मकान हैं, उनकी जो बाहरी हिस्से हैं, उनको पूरी तरह से भगवा रंग में रंग दिया गया है। घर हो या दुकान, यहाँ की दीवारों को इस रंग से रंगने के आरोपों के केंद्र में आ गए हैं यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी। इस रंग से कुछ लोगों को नाराजगी इतनी बढ़ी कि उन्होंने पूरे मामले के खिलाफ थाने में एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। दरअसल गली में समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों के भी घर हैं। उनके मुताबिक ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। लोकतंत्र में हमको जो अधिकार मिले हैं कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, तो उसी अधिकार के तहत हमको क्या अपने घर को कलर कराना है, किस कलर का, ये हम डिसाइड करेंगे। ये सरकार नहीं डिसाइड करेगी। अगर सरकार को डिसाइड करना है तो हमको बताइए, हम लोग छोड़ के घर चले जाएं। एफआईआर दर्ज कर ली गई। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसकी कानूनी कार्रवाई तेजी से हो और जो है उनको गिरफ्तारी करी जाए, गुप्ता जी की जो है, और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी बात हम लोग आगे लखनऊ भेज चुके हैं और इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी जो है। हालांकि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने इस पूरे विवाद को विपक्ष की साजिश बताया है, क्योंकि वो भगवाकरण नहीं बल्कि इलाके का सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। भला इससे किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। एक तो आपको दिख रहा है ये भगवा है, कहीं पीला है, कहीं हरा है। राम दरबार की फोटो है, सीता जी की साड़ी रेड कलर की है, लाल है। तो ये जो शंकर जी की छाल है जिस पर बैठते हैं वो चॉकलेटी कलर का, कॉफ़ी कलर का। देख लीजिए, कुछ लोगों को सौंदर्यीकरण पसंद नहीं आ रहा है। मंत्री महोदय जो भी कहें, लेकिन अब ये पूरा मामला पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। उधर गलियों का सौंदर्यीकरण भी जारी है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और राम मंदिर निर्माण का जल्द ऐलान हो सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 18 जुलाई को दूसरी बैठक होने जा रही है, जिसमें मंदिर निर्माण की तारीख घोषित की जा सकती है। बैठक में ट्रस्ट के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। ट्रस्ट के कई सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जुड़ेंगे। पहले यह बैठक 30 अप्रैल को होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से बैठक टाल देनी पड़ी। तो राम मंदिर निर्माण पर 18 जुलाई को दूसरी बैठक होनी है और अगली बैठक में मंदिर निर्माण पर फैसला संभव है। 18 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टियों की बैठक होगी। ये दूसरी बैठक है। एक बैठक 19 फरवरी को दिल्ली में हो चुकी है। 5 महीने हो गए, इसलिए बैठक करना अनिवार्य है। हम 15 ट्रस्टी हैं। चातुर्मास के कारण वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज प्रयागराज से नहीं आ पाएंगे।
स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज उडुपी से नहीं आ पाए और श्री पाराशरण जी की आयु 93 साल से अधिक है, वो चेन्नई में है और तमिलनाडु में 31 जुलाई तक यात्रा पर बंधन है। इतनी अधिक आयु में चिकित्सक उन्हें अनुमति नहीं देंगे। उनकी ओपन हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है, इसलिए वो भी नहीं आएंगे। तो 15 में से 12 लोग आएंगे और ये 3 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उपस्थित रहेंगे। और अब बरेली से एक ऐसी खबर जिसे देखने के बाद आप भी भावुक हो जाएंगे। दरअसल बरेली पुलिस एक कबूतर के लिए मुसीहा बन गई। वाकया बरेली के इज्जतनगर का है, जहां एक कबूतर हाई टेंशन लाइन से उलझे मंचे में फंस गया। उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई और भीड़ को देखकर पुलिस मौके पर पहुंची। तड़पते कबूतर को देखकर पुलिस का भी दिल पसीज गया और पुलिस ने ऊंचाई को देखते हुए क्रेन की व्यवस्था की और फिर कबूतर की जान बचाई गई। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कबूतर की जान बचाने को लेकर बरेली पुलिस की खूब तारीफ हो रही है। पशु पक्षियों के प्रेमी एक युवक ने पुलिस को 1100 रुपए का इनाम दे दिया। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।